हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं या दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके एग्ज़ाम्स बच्चों आपके जल्दी ही होंगे। अभी तो आपका उसका सबमिशन हो रहा है, अर्थात उसकी फॉर्म डाला जा रहा है, जिस फॉर्म की डेट आपकी बच्चों 30 अगस्त है। क्या है? 30 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक यूपी पेट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, क्योंकि 30 अगस्त तक सर्वर डाउन हो जाता है। तो आज हम आपको यूपी पेट इंग्लिश ग्रामर, मतलब आपका यूपी पेट में जो 5 नंबर आता है इंग्लिश को लेकर, कितना नंबर आता है बच्चों? 5 नंबर की जो इंग्लिश आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने दूंगी और आप यूपी पेट में पूरा इंग्लिश में सही करके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो हमने आज आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लिया। इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चंस करवाएंगे। वो इंग्लिश ग्रामर होगी, पैसेज होगा, जो भी आपका पेट का सिलेबस है इंग्लिश का, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट is the answer. If a sentence is free from error, your answer is no error. यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। अगर आपको एरर मिलता है जिस भी पार्ट में, चाहे ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट हो गया, सी वाला या फिर डी वाला, जिसमें भी आपको एरर मिलता है आप वो ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जब आप पेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहां भी इसी तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बच्चों सॉल्व करवा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा बहुत तो कुछ आता ही होगा। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको इंग्लिश ग्रामर के पेट के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जहां भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको आपकी समस्या का निदान ज़रूर करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें इस सेंटेंस में एरर है भी या नहीं। सेंटेंस कह रहा है, सुरेश आस्क्ड अकबर। सुरेश आस्क्ड अकबर, ये आपका ए वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ए वाला पार्ट है। व्हेन कुड ही, ये आपका बी वाला पार्ट है। रीच्ड कानपुर, नो एरर। तो सेंटेंस है आपका, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच्ड कानपुर। तो देखिए यहाँ पे बच्चों आपका बी वाले पार्ट में एरर है। किसमें एरर है बच्चों? बी वाले पार्ट में एरर है। अब आप सब सोचेंगे कि बी वाले पार्ट में एरर कैसे है। तो देखिए आप अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस बच्चों किसमें है? इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ये सेंटेंस आपको बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है? इंटरोगेटिव है। क्या है बच्चों? इंटरोगेटिव। आप बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पढ़े ही होंगे। तो देखिए ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का जब इंटरोगेटिव रहता है तो हम उसको किसमें बनाते हैं? हमेशा असर्टिव में। किसमें बनाते हैं? असर्टिव में। तो आपका ये सेंटेंस क्या असर्टिव है? आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे ये जो WH आया है उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, बट सब्जेक्ट ना आकर के क्या आ जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि असर्टिव की पहचान नहीं है। असर्टिव की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ये आपके असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, देन सब्जेक्ट आ रहा है। वो किसकी पहचान होती है? इंटरोगेटिव की। किसकी पहचान होती है? इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव की पहचान होती है आपका, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये सेंटेंस किस स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं, बट यहाँ पे ये असर्टिव नहीं था, इसलिए आपको कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब यहाँ पे हमें जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको हमें इसका क्या चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है। ये आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, किस में दिया गया है, डायरेक्ट में दिया गया है, और आपको इसमें इसको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट में। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे बच्चों कि हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज ये सब आप डिटेल में पढ़ाइए, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, आपका सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स। सेंटेंस आपका कह रहा है डॉक्टर सेड टू मी, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, डू नॉट ईट स्वीट थिंग्स। तो ये बच्चों आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव, एक सेकेंड, इंपरेटिव सेंटेंस है आपका। तो इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के बच्चों 2-3 नियम होते हैं कि आपको सेड टू किस में चेंज करना होता है, भाव के अनुसार। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा ना कि रिक्वेस्ट करेगा या तो ऑर्डर नहीं देगा। एक डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है। क्या देता है, एडवाइस देता है। अब उस चीज को मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हम यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, भाव के अनुसार यहाँ पे सेड टू चेंज होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट को हमेशा क्या करेगा, एडवाइस देगा। क्या करेगा, एडवाइस देगा। तो यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस में। और कॉमा इनवाइटेड कॉमा को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, नॉट, सॉरी टू। किस में, कॉमा इनवाइटेड कॉमा आपको किस में चेंज हो जाएगा, टू में चेंज हो जाएगा। उसके बाद डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, अगर नेगेटिव रहता है तो डू नॉट को नॉट टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, नॉट टू लिखते हैं। तो देखिए आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड टू मी टू ईट नॉट स्वीट थिंग्स। तो ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया, निगेटिव जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, नॉट टू लिखते हैं। एडवाइस तो यहाँ पे सही था, बट यहाँ पे नॉट टू नहीं था, इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर रिक्वेस्टेड मी टू नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स। तो डॉक्टर हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो डॉक्टर हमेशा और हमेशा क्या देता है, हमें एडवाइस देता है। तो जिसकी वजह से आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए रिक्वेस्टेड है, तो जिसकी वजह से ये भी गलत ही हो जाएगा। अब आपको बचा 4th वाला ऑप्शन, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स। तो आपका बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 3rd क्वेश्चन कह रहा है चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता बाई द हैट। इसमें हमें क्या चेंज करना है, इसकी वॉइस चेंज करनी है। ये आपका किस में है बच्चों, एक्टिव वॉइस में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में है। ये एक्टिव वाइज में सेंटेंस दिया गया, यही सेंटेंस यहाँ भी लिखा है। इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वाइज में। ये बच्चों आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका बच्चों इंटरोगेटिव है। क्या है, इंटरोगेटिव। तो देखिए इसको जब पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो रूल क्या होता है, इंटरोगेटिव में लिख देती हूँ। तो देखिए इसको जब पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो रूल क्या होता है, WH वर्ड को ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर जब पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है। क्या होती है, वाज और वर, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों, उसमें हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, 3rd फॉर्म। फिर बाई,
फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का। वो भी किसके पैसिव वॉइस का? सिंपल पास्ट कह सकते हैं या तो पास्ट इंडिफिनिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? चाहे आप सिंपल पास्ट कह दीजिए, चाहे पास्ट इंडिफिनिट कह दीजिए, ये आपका उसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है? वेयर सीता। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वेयर के बाद वॉज वर आना चाहिए, तो जिसकी वजह से आपका ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें आपका सीता क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और द हैट आपका ऑब्जेक्ट है। और आप इस बात को नोट करते हुए चलेंगे कि एक्टिव वॉइस के हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ पे बी वाला देखें, फ्रॉम वेयर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, वेयर वॉज द हेड बॉट बाई सीता। तो ये जो सेंटेंस है थर्ड वाला, ये हमारे स्ट्रक्चर से फॉलो कर रहा है। देखिए वेयर, फिर वॉज, फिर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था द हेड, इसको हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट। तो द हेड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर क्या लिख दिए? सीता। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक पैसेज आ गया। यूपी पेट में आपका एक पैसेज तो कंफर्म ही रहता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके पैसेज पे फोकस कीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं पैसेज पढ़ रही हूँ बच्चों। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहता था जो कि बूढ़ा होने से डरता था। बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहता था जो कि बूढ़ा होने से डरता था। देखिए यहाँ पे आपको प्रोफेशनलिस्ट नहीं बनना है, आप इतना इंग्लिश पढ़िए कि आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल सके। अब आपसे मतलब कि कोई पूछे तो आप उसको सिंपल भाषा में समझा सके। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर lived an emperor who feared growing old। मतलब बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट या फिर राजा रहता था जो कि बूढ़ा होने से डरता था। One day he saw an old man in the street। एक दिन उसने गली में या फिर सड़क पे एक बूढ़े आदमी को देखा। Upset at being reminded that someday he too would age, he ordered all the old people to leave his hand। मतलब कि जब उसने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसे याद आया कि एक दिन मैं भी इसी एज में हूँगा, यानी मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा। तो उसने ऑर्डर दिया सभी बूढ़े लोगों की कि वो लोग उसका देश या फिर उसका राज्य छोड़ के चले जाएं। आगे हम देखते हैं पैसेज में, वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम। मतलब एक दिन एक भारी तूफान आया और किंगडम को क्या किया? पूरा उजाड़ दिया। मतलब जो राजा का साम्राज्य था मंगोलिया के राजा का, एक ऐसा तूफान आया कि पूरा साम्राज्य क्या हो गया? तहस नहस हो गया। नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी। मतलब कि उस तूफान के डर से कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। It rode into the place and blew away the emperor's belonging including his priceless golden pitcher। उसी आंधी में राजा के महल में रखे उसके सोने के घड़े या फिर मटके भी क्या हो गए? उड़ गए। When the storm ended, the emperor ordered that the pitcher be found and brought back to him। जब तूफान शांत हो गया या फिर ख़त्म हो गया तो राजा ने आदेश दिया कि उसके पीचर यानी मटकों को ढूंढ करके लाया जाए उसके पास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। पीपुल वेंट इन सर्च ऑफ द पीचर। लोग मटके के तलाश में निकल गए। दे सा इट इन अ लेक नियर बाई। उन्होंने मटके को कहाँ देखा? एक झील के आसपास देखा। बट नो मैटर हु टायर्ड, नो मैटर हु ट्राइड, नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पीचर। मतलब चाहे जो हो, जिसने भी घड़े को पकड़ने का प्रयास किया, ऑल दे गॉट वॉज ए हैंडफुल ऑफ वाटर। मतलब जिन्होंने भी घड़ों को पकड़ने का प्रयास किया सभी को मुट्ठी भर पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला।
Yet it could be plainly seen glittering and just below the water surface। मतलब कि फिर भी वो घड़ा क्या कहते हैं, पानी की सतह के नीचे चमक रहा था और दिखाई दे रहा था, पर उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो देखिए बच्चों, आपके जो पेट में गद्यांश आते हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंटिफिक इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप गद्यांश को पढ़ा करिए, उसको समझने का प्रयास किया करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बढ़ा करिए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है द इम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। आपका क्वेश्चन है द इम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इट रिमाइंडेड दैट ही माइट। दूसरा ऑप्शन है इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड टू कलर हिज हेयर। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। मतलब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि राजा जो है वो बूढ़े आदमी को देख के दुखी हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि एक दिन वो भी इसी तरीके बूढ़ा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं बच्चों, आप क्वेश्चंस को पढ़ के अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द इम्परर फियर्ड। राजा डर गया। राजा डरा किससे, गेटिंग यंग, गेटिंग इल, गेटिंग वीक, गेटिंग ओल्ड। राजा किससे डरता था, मंगोलिया का जो सम्राट था वो किससे डरता था, बूढ़ा होने से डरता था। किससे डरता था, बूढ़ा होने से, यानी गेटिंग ओल्ड। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और साथियों मैं उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको छोटी से छोटी चीज़ बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का 100% प्रयास करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखिए और वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बार आपको यूपी पेट 2023 में जो होने वाला है उसमें आपको 80% प्लस मार्क्स क्या करना है, गेन करना है। यानी आपको 80% प्लस लाना है किसी भी कीमत पे। तो आप अभी से मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट पूरी क्लियर हो जाएगी, सभी बच्चे अपना कंफर्मेशन करवा लेंगे, तो आपका पेपर की डेट जल्द ही लगेगी, क्योंकि उस तरफ चुनाव है जिसकी वजह से पेपर जल्दी ही होगा। तो आप तैयारी में जुट जाइए और अपना समय वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।